कह रहा है कि फास्फोरस आल्सो शो +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है ना कि फास्फोरस जो है +1 और +4 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि +1 से +4 तक का कैसे होगा। जैसे मान लो कि H3PO2 H3PO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि मान ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का +3 होता है। फास्फोरस का निकालना है तो इसको x मानेंगे और ऑक्सीजन के लिए -2 × 2 देंगे। तो यहाँ पर +3 और +x और -4 = क्या करेंगे? 0। अब 4 में से 3 को सब घटा दोगे तो कितना आएगा? x - 1 = 0। तो x = क्या हो गया? 1। तो ये प्लस में आया, इसीलिए H3PO2 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। मान लो कि H3PO3 रहेगा, H3PO3 रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बताओ। 3 दूनी कितना? 6। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि H3PO4 रह गया, H3PO4 रह गया, H3PO4 रह गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दूनी कितना? 8। 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? +5। तो यहाँ पर H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। मान लो कि H4P2O7 रहेगा, H4P2O7 रह गया तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो 7 दूनी कितना? 14। 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 और 10 को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो +5। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +5। एक का होगा +5। ठीक है। मान लो कि अगर H4P2O6 रह गया, H4P2O6 रहा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो यहाँ 6 दूनी 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, 8 को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है ना कि फास्फोरस आल्सो शो +1 एंड +4 लास्ट में। ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा उतारिए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। मान लीजिए कि किसी भी मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी क्या होता है, उसकी क्रियाशीलता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इसका कुछ समझने की कोशिश करेंगे, इसका कुछ डिफिनेशन हो जाए तो लिखेगी ऑल एलिमेंट्स combines with hydrogen all elements combines with hydrogen to form hydride all elements combined with hydrogen to form hydride of the types
MH3। MH3 M क्या है? कोई मेटल है। अब मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल हाइड्राइड। मतलब सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके MH3 बनाता है। ठीक है। सभी तत्व किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? MH3। जितने भी एलिमेंट्स, जैसे आपको बात किया जाए कि मान लो 2 और M4 क्या है? कोई मेटल है, अननोन है। ये मेटल क्या है? अननोन है। अननोन है। अभी इसमें कोई नाम नहीं जान रहे कि कौन सा ये धातु है। ये मेटल है। ये किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। किससे करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये 2 टाइम है। जब ये रिएक्ट करेगा तो 2 बार क्या बनाएगा? MH3। इस फॉर्म में आ गया। बस में आया। जैसे एग्जाम्पल में हम जानते हैं कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। अब रिएक्टिविटी की बात किया जाए, क्रियाशीलता की बात किया जाए। किसकी? रिएक्टिविटी की बात किया जाए, क्रियाशीलता की बात किया जाए तो नाना पाटेकर का क्रियाशीलता ज्यादा, फास्फोरस का उससे थोड़ा सा कम, आर्सेनिक का थोड़ा सा कम, एंटीमनी का थोड़ा, सबसे कम किसका? बिस्मथ का। लेकिन हाइड्राइड के फॉर्म में कैसे होगा? जैसे बात किया जाए हाइड्राइड के फॉर्म में तो ये NH3 क्या रहेगा? NH3। तो NH3 का क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। फिर ये बनाएगा PH3 बना सकता है, इसका क्रियाशीलता ज्यादा। फिर क्या बना सकता है? ASH3 बनाएगा, इसका क्रियाशीलता सॉरी NH3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद PH3 का इससे थोड़ा सा कम। इससे कम किसका रहता है? आर्सेनिक हाइड्राइड का। फिर इससे कम थोड़ा सा एंटीमनी हाइड्राइड का। सबसे कम किसका रहता है? बिस्मथ हाइड्राइड का, BiH3। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि NH3 का क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है क्यों? क्वेश्चन के टर्म्स में लिखेगा कि NH3 की क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है क्यों? अधिक होता है क्यों? Why? ठीक है। मतलब NH3 का जो क्रियाशीलता है BiH3 से ज्यादा होता है क्यों? तो इसका रीजन जस्ट इसको अभी उतारिए, इसके बाद मैं आंसर देता हूं। चलिए लिखेगा NH3 की क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है क्यों? लिखो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है। आकार में वृद्धि होता है जिससे इनकी क्रियाशीलता में कमी हो जाता है। जिससे इनकी क्रियाशीलता में कमी हो जाता है।
अतः नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बिस्मथ से अधिक होता है। अतः नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बिस्मथ से अधिक होता है। नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बिस्मथ से अधिक होता है। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यदि क्रियाशीलता बढ़ेगा तो साइज घटेगा। क्रियाशीलता बढ़ने पर साइज क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पर NH3 का क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है। ठीक है। अब हम लोग पॉइंट में बना के लिखिएगा थर्मल स्टेबिलिटी। पॉइंट में है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी ऊष्मीय स्थायित्व। ऊष्मीय स्थायित्व थर्मल स्टेबिलिटी। ऊष्मीय स्थायित्व थर्मल स्टेबिलिटी। लिखिएगा इसमें डाउन द ग्रुप thermal stability is decreased. Down the group thermal stability is decreased. वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीज। ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीज। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऊष्मीय स्थायित्व में कमी हो जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऊष्मीय स्थायित्व में कमी हो जाता है। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी का। आपसे अगर बात किया जाए कि स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बिस्मथ का होता है, क्योंकि बिस्मथ जो है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि उसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है और बिस्मथ एक हेवी मेटल है जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को परिवर्तित नहीं करता है। बिस्मथ का संयोजकता +3 होता है और ये अपना संयोजकता कभी खोता नहीं है, बल्कि इसका संयोजकता +3 ही रहता है। इसी तरह स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो स्टेबिलिटी में नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास सबसे ज्यादा स्टेबल बिस्मथ।
उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद फास्फोरस। सबसे कम स्टेबल जो है नाना पार्टिकल। और थर्मल स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी इसका उल्टा होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर बात किया जाए तो नाना पार्टिकल, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। अब अगर इनकी हाइड्राइडो की बात किया जाए तो NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल थर्मल स्टेबिलिटी में, उसमें स्थायित्व सबसे ज्यादा इसका होगा। फिर PH3 का होगा, फिर ASH3 का होगा, फिर SbH3 का होगा, और फिर BiH3 का होगा। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी, ये केवल स्टेबिलिटी था, अस्थायित्व। और ये क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक अभिकर्मक। रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक अभिकर्मक। लिखो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप reducing agent, down the group reducing agent is decrease, sorry, down the group reducing agent, reducing agent is increase. रिड्यूसिंग एजेंट इज इंक्रीज। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक अभिकर्मक अधिक होता है। NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। ठीक है। अब NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3, इन सभी में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। बट यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, सबका होगा इंक्रीज, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज नाइट्रोजन का होगा। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का, उसके बाद BiH3, उसके बाद SbH3, फिर ASH3, उसके बाद PH3। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि नाइट्रोजन के वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता और बाकी सभी का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। बिस्मथ एक हेवी मेटल होने के कारण इनको हाई एनर्जी से इनके इलेक्ट्रॉन को
एक्साइटेड कर सकते हैं। इसी कारण से हाई एनर्जी है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हाई होगा। लेकिन उससे भी हाई कौन होगा? NH3। इसका ये रीजन है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर इसको नोट कीजिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। लिखेगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है। आकार में वृद्धि होता है, जिससे इनके परमाणु भार में भी वृद्धि हो जाता है। जिससे इनके परमाणु भार में भी वृद्धि हो जाता है। जिससे इनके परमाणु भार में भी वृद्धि हो जाता है। इस प्रकार NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, इन सभी में सबसे ज़्यादा क्वथनांक BiH3 का, उसके बाद एंटीमनी का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद PH, सबसे कम क्वथनांक NH3 का। ये गैस फॉर्म में होता है। ये प्योर मेटल है। प्योर क्या है? मेटल है। ये एम्फोटेरिक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। ये भी क्या है? गैस फॉर्म में है। तो गैस का क्वथनांक कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, बंध लंबाई, बंध लंबाई। लिखेगा लिखे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उनके आकार में वृद्धि हो जाता है। उनके आकार में वृद्धि हो जाता है। जिससे जिससे उनकी बंध लंबाई बढ़ जाती है। अर्थात बंध लंबाई की क्रम बंध लंबाई का क्रम, बंध लंबाई का क्रम, सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसका? BiH3, उसके बाद SbH3, ASH3, PH3 एंड सबसे कम बंध लंबाई NH3।
अब ऐसे जनरली तौर पर आप लोग देख लीजिए कि मान लो जो मोटा तगड़ा बहुत बहुत मोटा आदमी है तो उसका लेंथ भी ज़्यादा होगा, पैर हाथ भी बहुत ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा होगा तो उसका लंबाई भी बढ़ेगा, तो आकार बढ़ने पर क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है। तो डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीज और बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ, ये एग्जांपल उतार लीजिएगा, ये बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे हम लोग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बंद कोण, बंद कोण, बॉन्ड एंगल बंद कोण, बॉन्ड एंगल बंद कोण लिखेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, जिससे उनके कोण में कमी हो जाता है, जिससे उनके कोण में कमी हो जाता है, जिससे उनके कोण में कमी हो जाता है। अर्थात बंद कोण का कर्म, सबसे ज्यादा बंद कोण NH3 में, उसके बाद PH3 में, उसके बाद ASH3 में, उसके बाद SBH3 में, उसके बाद सबसे कम बंद कोण BiH3 में। क्योंकि ये भारी है और हैवी है, बहुत बड़ा है, साइज बढ़ने पर आकार घट जाता है, सॉरी साइज बढ़ने पर एंगल क्या होता है, घट जाता है। अब मान लीजिए कि एक बेंच पर 5 स्टूडेंट को मोटा मोटा बैठा दे, तो उनके बीच में गैपिंग नहीं रहेगा, उनके बीच में एंगल ही नहीं बन पाएगा, नहीं ना बन पाएगा। और पतला पतला अगर स्टूडेंट को बैठाते हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ गैप बच जाएंगे, तो आकार बढ़ने पर एंगल क्या होता है, घट जाता है, आकार बढ़ने पर एंगल घट जाता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, जिसके कारण उनके कोणों में कमी हो जाता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक लास्ट देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय लक्षण, बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय लक्षण। इसमें देखना है कि क्षारीय लक्षण हम जानते हैं एक बात कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु के लक्षण में वृद्धि हो जाता है, और ऊपर जब रहता है तो अधातुओं का लक्षण होता है, और अधातु जिससे भी मिलेगा वो एसिड नेचर का होगा, अधातु जिससे भी मिलेगा एसिड नेचर का होगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि फ्लोरीन कौन सा नेचर का है, एसिड है कि बेस, तो नेसेसरी है कि वो एसिड है। क्लोरीन एसिड है, ब्रोमीन भी एसिड फॉर्म में होता है। लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु का लक्षण आ जाता है, और धातु जिससे भी रिएक्ट करेगा वो क्षार बनाता है, बेस के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर बात किया जाए कि डाउन द ग्रुप
बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज। बेसिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज। बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय लक्षण अधिक हो जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय लक्षण क्या होते हैं? अधिक हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे मान लो कि अगर N2O3 रहे, N2O3 रहेगा या P4O6 रहेगा, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ऊपर की ओर है, तो ये दोनों होंगे एसिड नेचर का। कौन सा नेचर? एसिड नेचर। ठीक है ना? N2O3 या P4O6, क्योंकि नाना उसके बाद पार्टिकल है, तो नाना और पार्टिकल दोनों ऊपर है, और भी क्या है? नॉन मेटल है। ये दोनों क्या है? अधातु है। अधातुओं का लक्षण एसिड का होता है। तो N2 और P4 ये दोनों अधातु है। अधातु रहने के कारण इनके लक्षण क्या है? अम्ल के तरह। किसके तरह? अम्लीय प्रकृति। ठीक है। मान लो कि यहाँ पर AS2O3 रहेगा और Sb2O3 रहेगा। AS2O3 रहेगा या Sb2O3 रहेगा, तो ये एम्फोटेरिक है। AS और Sb क्या है? एम्फोटेरिक है। मतलब इसमें अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण है। अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण है। अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण है। परंतु Bi2O3 ये केवल और केवल बेसिक नेचर के, क्षारीय प्रकृति का। तो यहाँ पर आप क्षारीय लक्षण के बारे में समझ गए होंगे कि ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय लक्षण बढ़ता है किसी भी ग्रुप में। तो Bi2O3 का क्षारीय लक्षण सबसे ज्यादा होगा। लेकिन पूछ देगा कि N2O3 और P4, मान लो N2O3 और P4O6 का क्षारीय लक्षण ज्यादा है कि कम है, तो यहाँ पर क्या जवाब दीजिएगा? कम है, क्योंकि इस कंडीशन में अम्लीय लक्षण ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में अम्लीय लक्षण कम जा रहा है, और इस कंडीशन में अम्लीय लक्षण ज्यादा हो रहा है, तो इसका अपोजिट चलेगा। अगर ये पूछेगा क्षारीय लक्षण इसका ज्यादा है कि कम है, तो इसका क्षारीय लक्षण कम है, अम्लीय लक्षण ज्यादा है। इसका अम्लीय लक्षण कम है, क्षारीय लक्षण ज्यादा है। तो इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ आएंगे पी ब्लॉक लेके। ठीक है। कह रहा है कि फास्फोरस आल्सो शो +1 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है ना कि फास्फोरस जो है +1 और +4 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
समझ गए ना। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि +1 से +4 तक का कैसे होगा। जैसे मान लो कि H3PO2 H3PO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि मान ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का +3 होता है। फास्फोरस का निकालना है तो इसको X मानेंगे और ऑक्सीजन के लिए -2 देंगे। तो यहाँ पर +3 और +X और -4 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब 4 में से 3 को सब घटा दोगे तो कितना आएगा x - 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये प्लस में आया, इसीलिए H3PO2 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। मान लो कि H3PO3 रहेगा, H3PO3 रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ। 3 दूनी कितना 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि H3PO4 रह गया, H3PO4 रह गया, H3PO4 रह गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दूनी कितना 8, 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा +5। तो यहाँ पर H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। मान लो कि H4P2O7 रहेगा, H4P2O7 रह गया तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो 7 दूनी कितना 14, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 और 10 को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो +5। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +5, एक का होगा +5। ठीक है। मान लो कि अगर H4P2O6 रह गया, H4P2O6 रहा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ 6 दूनी 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, 8 को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है ना कि फास्फोरस आल्सो शो +1 एंड +4 लास्ट में। ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा उतारिए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। मान लीजिए कि किसी भी मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी क्या होता है, उसकी क्रियाशीलता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इसका कुछ समझने की कोशिश करेंगे, इसका कुछ डिफिनेशन हो जाए तो लिखेगी all elements combines with hydrogen all elements combines with hydrogen to form hydride, all elements combined with hydrogen to form hydride of the types MH3। M क्या है, कोई मेटल है। अब मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा
मेटल हाइड्राइड मतलब सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके MH3 बनाता है। ठीक है, सभी तत्व किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? MH3। जितने भी एलिमेंट्स, जैसे आपको बात किया जाए कि मान लो 2 और M4 क्या है? कोई मेटल है, अननोन है। ये मेटल क्या है? अननोन है, अननोन है। अभी इसमें कोई नाम नहीं जान रहे कि कौन सा ये धातु है। ये मेटल है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। किससे करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये 2 टाइम है। जब ये रिएक्ट करेगा तो 2 बार क्या बनाएगा? MH3। इस फॉर्म में आ गया। बस में आया। जैसे एग्जाम्पल में हम जानते हैं कि नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। अब रिएक्टिविटी की बात किया जाए, क्रियाशीलता की बात किया जाए, किसकी? रिएक्टिविटी की बात किया जाए, क्रियाशीलता की बात किया जाए तो नाना पार्टिकल का क्रियाशीलता ज्यादा, फास्फोरस का उससे थोड़ा सा कम, आर्सेनिक का थोड़ा सा कम, एंटीमनी का थोड़ा, सबसे कम किसका? बिस्मथ का। लेकिन हाइड्राइड के फॉर्म में कैसे होगा? जैसे बात किया जाए हाइड्राइड के फॉर्म में तो ये NH3 क्या रहेगा? NH3। तो NH3 का क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। फिर ये बनाएगा PH3 बना सकता है, इसका क्रियाशीलता ज्यादा। फिर क्या बना सकता है? ASH3 बनाएगा, इसका क्रियाशीलता सॉरी NH3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद PH3 का इससे थोड़ा सा कम। इससे कम किसका रहता है? आर्सेनिक हाइड्राइड का। फिर इससे कम थोड़ा सा एंटीमनी हाइड्राइड का। सबसे कम किसका रहता है? बिस्मथ हाइड्राइड का, BiH3। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि NH3 का क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है क्यों? क्वेश्चन के टर्म्स में लिखेगा कि NH3 की क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है क्यों? अधिक होता है क्यों? वाई? ठीक है, मतलब NH3 का जो क्रियाशीलता है BiH3 से ज्यादा होता है क्यों? तो इसका रीजन जस्ट इसको अभी उतारिए, इसके बाद मैं आंसर देता हूं। चलिए लिखिएगा, NH3 की क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है क्यों? लिखो, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है। आकार में वृद्धि होता है, जिससे इनकी क्रियाशीलता में कमी हो जाता है। जिससे इनकी क्रियाशीलता में कमी हो जाता है। अतः नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बिस्मथ से अधिक होता है।
अतः नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बिस्मथ से अधिक होता है। नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बिस्मथ से अधिक होता है। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यदि क्रियाशीलता बढ़ेगा तो साइज घटेगा। क्रियाशीलता बढ़ने पर साइज क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पर NH3 का क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट में बना के लिखिएगा थर्मल स्टेबिलिटी। पॉइंट में है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी ऊष्मीय स्थायित्व। ऊष्मीय स्थायित्व थर्मल स्टेबिलिटी। ऊष्मीय स्थायित्व थर्मल स्टेबिलिटी। लिखिएगा इसमें डाउन द ग्रुप thermal stability is decreased. Down the group thermal stability is decreased. वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीज। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीज। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऊष्मीय स्थायित्व में कमी हो जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऊष्मीय स्थायित्व में कमी हो जाता है। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी का। आपसे अगर बात किया जाए कि स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बिस्मथ का होता है, क्योंकि बिस्मथ जो है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि उसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है और बिस्मथ एक हेवी मेटल है जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को परिवर्तित नहीं करता है। बिस्मथ का संयोजकता +3 होता है और ये अपना संयोजकता कभी खोता नहीं है, बल्कि इसका संयोजकता +3 ही रहता है। इसी तरह स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो स्टेबिलिटी में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, सबसे ज्यादा स्टेबल बिस्मथ, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद फास्फोरस, सबसे कम स्टेबल जो है नाना पाटेकर। और थर्मल स्टेबिलिटी की बात किया जाए
तो थर्मल स्टेबिलिटी इसका उल्टा होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर बात किया जाए तो नाना पार्टिकल, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। अब अगर इनकी हाइड्राइडो की बात किया जाए तो NH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्मल स्टेबिलिटी में, उसमें स्थायित्व सबसे ज़्यादा इसका होगा। फिर PH3 का होगा, फिर ASH3 का होगा, फिर SbH3 का होगा और फिर BiH3 का होगा। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी, ये केवल स्टेबिलिटी था, स्थायित्व, और ये क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक अभिकर्मक। रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक अभिकर्मक। लिखो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, reducing agent, down the group reducing agent is decrease, sorry, down the group reducing agent, reducing agent is increase। रिड्यूसिंग एजेंट इज इंक्रीज। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक अभिकर्मक अधिक होता है। NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3, ठीक है। अब NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3, इन सभी में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। बट यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, सबका होगा इंक्रीज, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज नाइट्रोजन का होगा। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का, उसके बाद BiH3, उसके बाद SbH3, फिर ASH3, उसके बाद PH3। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि नाइट्रोजन के वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता और बाकी सभी का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। बिस्मथ एक हेवी मेटल होने के कारण इनको हाई एनर्जी से इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर सकते हैं। इसी कारण से हाई एनर्जी है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हाई होगा। लेकिन उससे भी हाई कौन होगा? NH3। इसका ये रीजन है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है।
और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर इसको नोट कीजिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। लिखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है। आकार में वृद्धि होता है, जिससे इनके परमाणु भार में भी वृद्धि हो जाता है। जिससे इनके परमाणु भार में भी वृद्धि हो जाता है। जिससे इनके परमाणु भार में भी वृद्धि हो जाता है। इस प्रकार NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, इन सभी में सबसे ज़्यादा क्वथनांक BiH3 का, उसके बाद N1 का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद PH, सबसे कम क्वथनांक NH3 का। ये गैस फॉर्म में होता है। ये प्योर मेटल है। प्योर क्या है? मेटल है। ये एम्फोटेरिक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। ये भी क्या है? गैस फॉर्म में है। तो गैस का क्वथनांक कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, बंध लंबाई, बंध लंबाई। लिखेगा लिखे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उनके आकार में वृद्धि हो जाता है। उनके आकार में वृद्धि हो जाता है, जिससे जिससे उनकी बंध लंबाई बढ़ जाती है। अर्थात बंध लंबाई की क्रम बंध लंबाई का क्रम, बंध लंबाई का क्रम, सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसका? BiH3, उसके बाद SbH3, ASH3, PH3 एंड सबसे कम बंध लंबाई NH3। अब ऐसे जनरली तौर पर आप लोग देख लीजिए कि मान लो जो मोटा तगड़ा बहुत बहुत मोटा आदमी है, तो उसका लेंथ भी ज़्यादा होगा, पैर हाथ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो उसका लंबाई भी बढ़ेगा।
तो आकार बढ़ने पर क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है। तो डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीज और बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ, ये एग्जांपल उतार लीजिएगा, ये बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे हम लोग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बंद कोण, बंद कोण, बॉन्ड एंगल बंद कोण, बॉन्ड एंगल बंद कोण लिखिएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, जिससे उनके कोण में कमी हो जाता है, जिससे उनके कोण में कमी हो जाता है, जिससे उनके कोण में कमी हो जाता है। अर्थात बंद कोण का कर्म सबसे ज्यादा बंद कोण NH3 में, उसके बाद PH3 में, उसके बाद ASH3 में, उसके बाद SBH3 में, उसके बाद सबसे कम बंद कोण BIH3 में। क्योंकि ये भारी है और हैवी है, बहुत बड़ा है, साइज बढ़ने पर आकार घट जाता है, सॉरी साइज बढ़ने पर एंगल क्या होता है, घट जाता है। अब मान लीजिए कि एक बेंच पर 5 स्टूडेंट को मोटा मोटा बैठा दें, तो उनके बीच में गैपिंग नहीं रहेगा, उनके बीच में एंगल ही नहीं बन पाएगा, नहीं ना बन पाएगा। और पतला पतला अगर स्टूडेंट को बैठाते हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ गैप बच जाएंगे, तो आकार बढ़ने पर एंगल क्या होता है, घट जाता है, आकार बढ़ने पर एंगल घट जाता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, जिसके कारण उनके कोणों में कमी हो जाता है। क्लियर। चलिए अब यहां पर हम लोग एक लास्ट देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय लक्षण, बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय लक्षण। इसमें देखना है कि क्षारीय लक्षण हम जानते हैं एक बात कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु के लक्षण में वृद्धि हो जाता है, और ऊपर जब रहता है तो अधातुओं का लक्षण होता है, और अधातु जिससे भी मिलेगा वो एसिड नेचर का होगा, अधातु जिससे भी मिलेगा एसिड नेचर का होगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि फ्लोरीन कौन सा नेचर का है, एसिड है कि बेस, तो नेसेसरी है कि वो एसिड है। क्लोरीन एसिड है, ब्रोमीन भी एसिड फॉर्म में होता है। लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु का लक्षण आ जाता है, और धातु जिससे भी रिएक्ट करेगा वो क्षार बनाता है, बेस के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर बात किया जाए कि डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर is increase, basic character
बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय लक्षण अधिक हो जाता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय लक्षण क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे मान लो कि अगर N2O3 रहे, N2O3 रहेगा या P4O6 रहेगा, P4O6 रहेगा, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ऊपर की ओर है, तो ये दोनों होंगे एसिड नेचर का। कौन सा नेचर? एसिड नेचर, ठीक है। N2O3 या P4O6, क्योंकि नाना उसके बाद पार्टिकल है, तो नाना और पार्टिकल दोनों ऊपर है, और भी क्या है, नॉन मेटल है। ये दोनों क्या है, अधातु है। अधातुओं का लक्षण एसिड का होता है, तो N2 और P4 ये दोनों अधातु है। अधातु रहने के कारण इनके लक्षण क्या है, अम्ल के तरह। किसके तरह? अम्लीय प्रकृति। ठीक है। मान लो कि यहाँ पर AS2O3 रहेगा और Sb2O3 रहेगा, AS2O3 रहेगा या Sb2O3 रहेगा, तो ये एम्फोटेरिक है। AS और Sb क्या है, एम्फोटेरिक है। मतलब इसमें अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण है, अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण है, अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण है। परंतु Bi2O3 ये केवल और केवल बेसिक नेचर के, क्षारीय प्रकृति का। तो यहाँ पर आप क्षारीय लक्षण के बारे में समझ गए होंगे कि ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय लक्षण बढ़ता है किसी भी ग्रुप में। तो Bi2O3 का क्षारीय लक्षण सबसे ज्यादा होगा। लेकिन पूछ देगा कि N2O3 और P4, मान लो N2O3 और P4O6 का क्षारीय लक्षण ज्यादा है कि कम है, तो यहाँ पर क्या जवाब दीजिएगा, कम है, क्योंकि इस कंडीशन में अम्लीय लक्षण ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में अम्लीय लक्षण कम जा रहा है, और इस कंडीशन में अम्लीय लक्षण ज्यादा हो रहा है, तो इसका अपोजिट चलेगा। अगर ये पूछेगा क्षारीय लक्षण इसका ज्यादा है कि कम है, तो इसका क्षारीय लक्षण कम है, अम्लीय लक्षण ज्यादा है, इसका अम्लीय लक्षण कम है, क्षारीय लक्षण ज्यादा है। तो इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ आएंगे पी ब्लॉक लेके, ठीक है। कह रहा है कि फास्फोरस आल्सो शो +1 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है ना कि फास्फोरस जो है +1 और +4 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि +1 से +4 तक का कैसे होगा। जैसे मान लो कि H3PO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि मान ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का +3 होता है, फास्फोरस का निकालना है तो इसको X मानेंगे, और ऑक्सीजन के लिए -2 I × 2 देंगे।
तो यहाँ पर +3 और +x और -4 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब 4 में से 3 को सब घटा दोगे तो कितना आएगा x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1, तो ये प्लस में आया। इसीलिए H3PO2 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। मान लो कि H3PO3 रहेगा, H3PO3 रहेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ। 3 दूनी कितना 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि H3PO4 रह गया, H3PO4 रह गया, H3PO4 रह गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दूनी कितना 8, 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा +5। तो यहाँ पर H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। मान लो कि H4P2O7 रहेगा, H4P2O7 रह गया, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो 7 दूनी कितना 14, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10, और 10 को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो +5, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +5, एक का होगा +5। ठीक है। मान लो कि अगर H4P2O6 रह गया, H4P2O6 रहा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ 6 दूनी 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, 8 को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है ना कि फास्फोरस आल्सो शो +1 एंड +4 लास्ट में। ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा उतारिए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। मान लीजिए कि किसी भी मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी क्या होता है, उसकी क्रियाशीलता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इसका कुछ समझने की कोशिश करेंगे, इसका कुछ डिफिनेशन हो जाए तो लिखेगी all elements combines with hydrogen all elements combines with hydrogen to form hydride, all elements combined with hydrogen to form hydride of the types MH3। M क्या है, कोई मेटल है। अब मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड। मतलब सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके
MH3 बनाता है। ठीक है, सभी तत्व किससे माने रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? MH3। जितने भी एलिमेंट्स, जैसे आपको बात किया जाए कि मान लो 2 और M4 क्या है? कोई मेटल है, अननोन है। ये मेटल क्या है? अननोन है, अननोन है। अभी इसमें कोई नाम नहीं जान रहे कि कौन सा ये धातु है। ये मेटल है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। किससे करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये 2 टाइम है। जब ये रिएक्ट करेगा तो 2 बार क्या बनाएगा? MH3। इस फॉर्म में आ गया। बस में आया। जैसे एग्जाम्पल में हम जानते हैं कि नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। अब रिएक्टिविटी की बात किया जाए, क्रियाशीलता की बात किया जाए, किसकी? रिएक्टिविटी की बात किया जाए, क्रियाशीलता की बात किया जाए तो नाना पार्टिकल का क्रियाशीलता ज्यादा, फास्फोरस का उससे थोड़ा सा कम, आर्सेनिक का थोड़ा सा कम, एंटीमनी का थोड़ा, सबसे कम किसका? बिस्मथ का। लेकिन हाइड्राइड के फॉर्म में कैसे होगा? जैसे बात किया जाए हाइड्राइड के फॉर्म में तो ये NH3 क्या रहेगा? NH3। तो NH3 का क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। फिर ये बनाएगा PH3 बना सकता है, इसका क्रियाशीलता ज्यादा। फिर क्या बना सकता है? ASH3 बनाएगा, इसका क्रियाशीलता सॉरी NH3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद PH3 का इससे थोड़ा सा कम। इससे कम किसका रहता है? आर्सेनिक हाइड्राइड का। फिर इससे कम थोड़ा सा एंटीमनी हाइड्राइड का। सबसे कम किसका रहता है? बिस्मथ हाइड्राइड का, BiH3। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि NH3 का क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है क्यों? क्वेश्चन के टर्म्स में लिखेगा कि NH3 की क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है क्यों? अधिक होता है क्यों? वाई? ठीक है, मतलब NH3 का जो क्रियाशीलता है BiH3 से ज्यादा होता है क्यों? तो इसका रीजन जस्ट इसको अभी उतारिए, इसके बाद मैं आंसर देता हूं। चलिए लिखेगा NH3 की क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है क्यों? लिखो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है। आकार में वृद्धि होता है, जिससे इनकी क्रियाशीलता में कमी हो जाता है। जिससे इनकी क्रियाशीलता में कमी हो जाता है। अतः नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बिस्मथ से अधिक होता है। अतः नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बिस्मथ से अधिक होता है। नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बिस्मथ से अधिक होता है। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यदि क्रियाशीलता बढ़ेगा तो साइज घटेगा।
क्रियाशीलता बढ़ने पर साइज क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर NH3 का क्रियाशीलता BiH3 से अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट में बना के लिखिएगा थर्मल स्टेबिलिटी। पॉइंट में है थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, ऊष्मीय स्थायित्व, ऊष्मीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी, ऊष्मीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी। लिखिएगा इसमें डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप down the group thermal stability is decreased, down the group thermal stability is decreased। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीज। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीज। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऊष्मीय स्थायित्व में कमी हो जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऊष्मीय स्थायित्व में कमी हो जाता है। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी का। आपसे अगर बात किया जाए कि स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बिस्मथ का होता है। क्योंकि बिस्मथ जो है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि उसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है और बिस्मथ एक हेवी मेटल है जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को परिवर्तित नहीं करता है। बिस्मथ का संयोजकता +3 होता है और ये अपना संयोजकता कभी खोता नहीं है, बल्कि इसका संयोजकता +3 ही रहता है। इसी तरह स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो स्टेबिलिटी में नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, सबसे ज्यादा स्टेबल बिस्मथ, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद फास्फोरस, सबसे कम स्टेबल जो है नाना पार्टिकल। और थर्मल स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी इसका उल्टा होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर बात किया जाए तो नाना पार्टिकल, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। अब अगर इनकी हाइड्राइडो की बात किया जाए तो NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल थर्मल स्टेबिलिटी में, उसमें स्थायित्व सबसे ज्यादा इसका होगा।
फिर PH3 का होगा, फिर ASH3 का होगा, फिर SBH3 का होगा और फिर BIH3 का होगा। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी, ये केवल स्टेबिलिटी था, अस्थायित्व, और ये क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक अभिकर्मक। रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक अभिकर्मक। लिखो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, reducing agent, down the group reducing agent is decrease, sorry, down the group reducing agent, reducing agent is increase, reducing agent is increase। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक अभिकर्मक अधिक होता है। NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BIH3, ठीक है। अब NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BIH3, इन सभी में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता, इंक्रीज होता, बट यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, सबका होगा इंक्रीज, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज नाइट्रोजन का होगा। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का, उसके बाद BIH3, उसके बाद SBH3, फिर ASH3, उसके बाद PH3। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि नाइट्रोजन के वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता और बाकी सभी का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। बिस्मथ एक हेवी मेटल होने के कारण इनको हाई एनर्जी से इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर सकते हैं, इसी कारण से हाई एनर्जी है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हाई होगा। लेकिन उससे भी हाई कौन होगा? NH3। इसका ये रीजन है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर इसको नोट कीजिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक।
लिखेगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है। आकार में वृद्धि होता है, जिससे इनके परमाणु भार में भी वृद्धि हो जाता है, जिससे इनके परमाणु भार में भी वृद्धि हो जाता है। जिससे इनके परमाणु भार में भी वृद्धि हो जाता है। इस प्रकार NH3 PH3 ASH3 SBH3 और BiH3, इन सभी में सबसे ज़्यादा क्वथनांक BiH3 का, उसके बाद एंटीमनी का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद पीएच, सबसे कम क्वथनांक NH3 का। ये गैस फॉर्म में होता है। ये प्योर मेटल है। प्योर क्या है? मेटल है। ये एम्फोटेरिक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। ये भी क्या है? गैस फॉर्म में है। तो गैस का क्वथनांक कम होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, बंध लंबाई, बंध लंबाई। लिखेगा लिखे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उनके आकार में वृद्धि हो जाता है। उनके आकार में वृद्धि हो जाता है, जिससे जिससे उनकी बंध लंबाई बढ़ जाती है। अर्थात बंध लंबाई की क्रम बंध लंबाई का क्रम, बंध लंबाई का क्रम, सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसका? BiH3, उसके बाद SBH3, ASH3, PH3 एंड सबसे कम बंध लंबाई NH3। अब ऐसे जनरली तौर पर आप लोग देख लीजिए कि मान लो जो मोटा तगड़ा बहुत मोटा आदमी है, तो उसका लेंथ भी ज्यादा होगा, पैर हाथ भी बहुत ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो उसका लंबाई भी बढ़ेगा। तो आकार बढ़ने पर क्या होता है? लेंथ बढ़ जाता है। तो डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीज और बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा? मतलब बॉन्ड लेंथ, ये एग्जांपल उतार लीजिएगा, ये बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है।
साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे हम लोग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बंद कोण, बंद कोण, बॉन्ड एंगल बंद कोण, बॉन्ड एंगल बंद कोण लिखेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, जिससे उनके कोण में कमी हो जाता है, जिससे उनके कोण में कमी हो जाता है, जिससे उनके कोण में कमी हो जाता है। अर्थात बंद कोण का कर्म, सबसे ज्यादा बंद कोण NH3 में, उसके बाद PH3 में, उसके बाद ASH3 में, उसके बाद SBH3 में, उसके बाद सबसे कम बंद कोण BiH3 में। क्योंकि ये भारी है और हैवी है, बहुत बड़ा है, साइज बढ़ने पर आकार घट जाता है, सॉरी साइज बढ़ने पर एंगल क्या होता है, घट जाता है। अब मान लीजिए कि एक बेंच पर 5 स्टूडेंट को मोटा मोटा बैठा दें, तो उनके बीच में गैपिंग नहीं रहेगा, उनके बीच में एंगल ही नहीं बन पाएगा, नहीं ना बन पाएगा। और पतला पतला अगर स्टूडेंट को बैठाते हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ गैप बच जाएंगे, तो आकार बढ़ने पर एंगल क्या होता है, घट जाता है, आकार बढ़ने पर एंगल घट जाता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है, जिसके कारण उनके कोणों में कमी हो जाता है। क्लियर। चलिए अब यहां पर हम लोग एक लास्ट देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय लक्षण, बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय लक्षण। इसमें देखना है कि क्षारीय लक्षण हम जानते हैं एक बात कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु के लक्षण में वृद्धि हो जाता है, और ऊपर जब रहता है तो अधातुओं का लक्षण होता है, और अधातु जिससे भी मिलेगा वो एसिड नेचर का होगा, अधातु जिससे भी मिलेगा एसिड नेचर का होगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि फ्लोरीन कौन सा नेचर का है, एसिड है कि बेस, तो नेसेसरी है कि वो एसिड है। क्लोरीन एसिड है, ब्रोमीन भी एसिड फॉर्म में होता है। लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु का लक्षण आ जाता है, और धातु जिससे भी रिएक्ट करेगा वो क्षार बनाता है, बेस के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर बात किया जाए कि डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज वर्ग में
ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय लक्षण अधिक हो जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय लक्षण क्या होते हैं? अधिक हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे मान लो कि अगर N2O3 रहे, N2O3 रहेगा या P4O6 रहेगा, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ऊपर की ओर है, तो ये दोनों होंगे एसिड नेचर का। कौन सा नेचर? एसिड नेचर। ठीक है। N2O3 या P4O6, क्योंकि नाना उसके बाद पार्टिकल है, तो नाना और पार्टिकल दोनों ऊपर है, और भी क्या है? नॉन मेटल है। ये दोनों क्या है? अधातु है। अधातुओं का लक्षण एसिड का होता है, तो N2 और P4 ये दोनों अधातु है। अधातु रहने के कारण इनके लक्षण क्या है? अम्ल के तरह। किसके तरह? अम्लीय प्रकृति। ठीक है। मान लो कि यहां पर AS2O3 रहेगा और Sb2O3 रहेगा, AS2O3 रहेगा या Sb2O3 रहेगा, तो ये एम्फोटेरिक है। AS और Sb क्या है? एम्फोटेरिक है। मतलब इसमें अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण है। अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण है। अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण है। परंतु Bi2O3 ये केवल और केवल बेसिक नेचर के, क्षारीय प्रकृति का। तो यहाँ पर आप क्षारीय लक्षण के बारे में समझ गए होंगे कि ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय लक्षण बढ़ता है किसी भी ग्रुप में। तो Bi2O3 का क्षारीय लक्षण सबसे ज्यादा होगा। लेकिन पूछ देगा कि N2O3 और P4, मान लो N2O3 और P4O6 का क्षारीय लक्षण ज्यादा है कि कम है, तो यहाँ पर क्या जवाब दीजिएगा? कम है, क्योंकि इस कंडीशन में अम्लीय लक्षण ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में अम्लीय लक्षण कम जा रहा है, और इस कंडीशन में अम्लीय लक्षण ज्यादा हो रहा है, तो इसका अपोजिट चलेगा। अगर ये पूछेगा क्षारीय लक्षण इसका ज्यादा है कि कम है, तो इसका क्षारीय लक्षण कम है, अम्लीय लक्षण ज्यादा है। इसका अम्लीय लक्षण कम है, क्षारीय लक्षण ज्यादा है। तो इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ आएंगे P ब्लॉक लेके। ठीक है।